Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. We were studying about reactions of aromatic hydrocarbons, and in that respect, we have studied the nitration of benzene. Today, we will discuss about some more reactions of aromatic hydrocarbons, and for that, we will study the general reactions of benzene because all the aromatic hydrocarbons have benzene ring. So, we will study peculiar reactions of benzene. So today we will study sulfonation of benzene. Sulfonation of benzene means introduction of sulfonic acid group on benzene ring. So sulfonic acid group can be introduced on benzene ring by treating benzene with concentrated sulfuric acid at a high temperature. Sulfonic acid group SO3H is introduced in benzene ring along with formation of water molecule. From sulfuric acid OH group and from benzene hydrogen atom is removed and it forms water molecule. नाउ स्टूडेंट्स इट्स अ रिवर्सिबल रिएक्शन। ठीक है, ये साइन आपको बता रहा है कि ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। लेकिन इसको हम सेवरल टेक्निक से फॉरवर्ड डायरेक्शन में कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम वाटर को साथ साथ रिमूव करते जाएं, जो इस रिएक्शन में वाटर फॉर्म हो रहा है, अगर इसको हम यहाँ से साथ साथ रिमूव करते जाएंगे तो रिएक्शन जो है वो मेनली फॉरवर्ड डायरेक्शन में होता रहेगा, क्योंकि इक्विलिब्रियम पे अगर हम प्रोडक्ट्स में से किसी भी चीज को रिमूव करेंगे तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में होता रहेगा। तो यहाँ पर अगर हम वाटर को रिमूव करते रहेंगे तो ये जो रिएक्शन है ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में होता रहेगा और हमें बेंजीन सल्फोनिक एसिड जो है उसकी अच्छी यील्ड मिल जाएगी। अच्छा, ये तो एक रीजन था कि कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड से हम इस रिएक्शन को कर सकते हैं। इसके अलावा बच्चों हम इसको सल्फर ट्राइऑक्साइड एंड सल्फ्यूरिक एसिड भी यूज कर सकते हैं। उसकी रीजन ये है कि इस रिएक्शन में जो एक्चुअल इलेक्ट्रोफाइल है वो SO3 ही है। ठीक है, इस रिएक्शन में सल्फ्यूरिक एसिड भी जब हम यूज करते हैं तो जो एक्चुअल इलेक्ट्रोफाइल है, जो अटैकिंग रिएजेंट है, दैट इज SO3। तो अगर हम बेंजीन के साथ सल्फर ट्राइऑक्साइड इनफ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड लें तो भी सेम प्रोडक्ट बनेगा, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। अब ये जो हमारा सल्फ्यूरिक एसिड है इसमें बहुत सारी इलेक्ट्रोफिलिक स्पीशीज हो सकती हैं, बट मोस्ट प्रोबेबल यही है कि इसमें जो SO3 है, सल्फर ट्राइऑक्साइड है, वही एक्चुअल इलेक्ट्रोफाइल है फॉर द एरोमेटिक सल्फोनेशन। अब नेक्स्ट हम बच्चों इसका मैकेनिज्म देखेंगे। इससे पहले आपको मैं बता चुकी हूँ कि जितने भी इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हैं उनमें फर्स्ट स्टेप में ऑलवेज इलेक्ट्रोफाइल जो है वो बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन पेयर लेकर बेंजीन रिंग के साथ बॉन्ड बनाएगा और जो भी उसकी एडजेसेंट कार्बन होगी, यानी जहाँ के इलेक्ट्रोफाइल अटैच हुआ है उसके एडजेसेंट कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, जिसको हम सिग्मा कॉम्प्लेक्स या अरेनियम आयन कहते हैं, या उसको साइक्लोहेक्सा डाई इनाइल केटाइन इंटरमीडिएट भी कहते हैं। और लास्ट स्टेप में ऑलवेज एक बेस होगी जो उस प्रोटॉन को रिमूव करेगी जो उस कार्बन पे होगा जहां पर आके इलेक्ट्रोफाइल अटैच हुआ था, ताकि दोबारा से जो बेंजीन रिंग है उसकी एरोमेटिसिटी दोबारा से रिकवर हो सके। तो ये दो स्टेप्स हैं, इसके अलावा कुछ स्टेप्स इंटरमीडिएट भी हो सकते हैं, वो रिएक्शन मैकेनिज्म पे डिपेंड करता है। अब फर्स्ट स्टेप देखें इसका सल्फोनेशन में। ये SO3 एक्चुअल अटैकिंग स्पीशी है, इलेक्ट्रोफाइल है। SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड मॉलिक्यूल, सल्फर के तीनों ऑक्सीजन्स के साथ डबल बॉन्ड्स हैं। अब पाई इलेक्ट्रॉन ऑफ बेंजीन जो है वो यहाँ सल्फर के साथ बॉन्ड बनाने के लिए यूज होंगे और यहाँ से एक बॉन्ड ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि सल्फर की मैक्सिमम वैलेंसी 6 हो सकती है, इसलिए यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन पेयर ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो जाएगा। एक ऑक्सीजन के साथ इस सल्फर का डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। अब सल्फर इस कार्बन पे अटैच हुए बच्चों, यहाँ पर हाइड्रोजन भी प्रेजेंट है, तो जो एडजेसेंट कार्बन है उस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब ये है हमारा सिग्मा कॉम्प्लेक्स और अरेनियम आइन, और इसी को साइक्लोहेक्सा डाइइनाइल केटाइन भी कहते हैं। ठीक है, साइक्लो ये एक्चुअल में, अब अगर आप इसको देखें तो ये साइक्लोहेक्सा डाइइन है, साइक्लो एल्केन है और 2 डबल बॉन्ड्स हैं, इसलिए इसको ये क्या है, साइक्लोहेक्सा डाइइन, लेकिन ये केटाइन है इसलिए साइक्लोहेक्सा डाइइनाइल केटाइन इंटरमीडिएट इसको लिख दिया गया है। ठीक है, ये पहला स्टेप था, इसमें सल्फर ट्राइऑक्साइड के साथ बेंजीन रिंग का बॉन्ड बनेगा विद पाई इलेक्ट्रॉन्स। नेक्स्ट स्टेप में देखें, अब यहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड प्रेजेंट है, सल्फ्यूरिक एसिड आयनाइज होके H पॉजिटिव और
बाइसल्फेट आयन बनाएगा। अब ये जो हमारा इंटरमीडिएट था, इसमें से ये प्रोटॉन जो है वो बेस ने एब्स्ट्रैक्ट करना है। अब बेस यहाँ पर क्या है, ये बाइसल्फेट आयन जो है ये सल्फ्यूरिक एसिड की कॉन्जुगेट बेस है। तो ये बेस यहाँ से प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट कर लेगी, ये दोनों इलेक्ट्रॉन दोबारा यहाँ पर चले जाएंगे, ये बॉन्ड दोबारा से बन जाएगा और जो बेंजीन रिंग है उसकी एरोमेटिसिटी दोबारा से बहाल हो जाएगी। ठीक है, फर्स्ट स्टेप स्लो था बच्चों, ये स्टेप फास्ट है। बेंजीन रिंग दोबारा से बन गया। अब लेकिन इस ऑक्सीजन पे अभी एक नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है, ये बाइसल्फेट आयन एक प्रोटॉन लेकर सल्फ्यूरिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब ये अभी स्टेबल नहीं है क्योंकि ये SO3 नेगेटिव है। तो अब थर्ड स्टेप में क्या होगा, थर्ड स्टेप में फिर से एक प्रोटॉन ट्रांसफर होगी और ये सल्फ्यूरिक एसिड के मॉलिक्यूल से एक प्रोटॉन ले लेगा। ठीक है, ये सल्फ्यूरिक एसिड के मॉलिक्यूल से एक प्रोटॉन ले लेगा और यहाँ पर SO3OH बन जाएगा और हाइड्रोजन सल्फेट आयन बाकी बच जाएगा। ठीक है, हाइड्रोजन सल्फेट दोबारा से अपने ही H पॉजिटिव के साथ मिलकर सल्फ्यूरिक एसिड बना सकता है। ठीक है, तो ये था बच्चों सल्फोनेशन का मैकेनिज्म कि फर्स्ट स्टेप में सल्फर ट्राइऑक्साइड बेंजीन रिंग के साथ अटैच होगी, एक ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। सेकंड स्टेप में प्रोटॉन रिमूव करेगी बेस और थर्ड स्टेप में ये ऑक्सीजन जो है वो एक प्रोटॉन ले लेगी। यानी मैकेनिज्म एक्चुअल में यहाँ तक कंप्लीट हो गया, बट यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है तो इसको कंपनसेट करने के लिए या बैलेंस करने के लिए ये सल्फ्यूरिक एसिड से प्रोटॉन लेकर स्टेबल मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाएगी। अच्छा, अब सल्फोनेशन बच्चों, सल्फर ट्राइऑक्साइड जो है ये डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है और बेंजीन रिंग को फर्दर रिएक्शंस के लिए ये डीएक्टिवेट कर देगा। इसलिए मोनोसल्फोनेशन स्टेज पे ही रिएक्शन स्टॉप हो जाता है। अगर हमने एक और सल्फोनिक एसिड ग्रुप इंट्रोड्यूस करवाना है तो उसके लिए हमें ज्यादा सीवियर कंडीशंस देना पड़ेंगी, यानी हाई टेम्परेचर और मोर कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड यूज करना होगा इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फर ट्राइऑक्साइड। नाउ द नेक्स्ट रिएक्शन इज हेलोजिनेशन। और इसमें पर्टिकुलर वन उन्होंने ब्रोमीन दे दिया है, ब्रोमिनेशन ऑफ बेंजीन। ठीक है, तो मेनली हम हेलोजिनेशन के लिए ब्रोमीन या क्लोरीन ही लेते हैं। अच्छा जी बच्चों, हेलोजिनेशन मींस इंट्रोडक्शन ऑफ हेलोजन ग्रुप टू बेंजीन रिंग। हेलोजिनेशन मींस इंट्रोडक्शन ऑफ हेलोजन एटम टू बेंजीन रिंग। नाउ हाउ इट कैन बी डन, यहाँ पर आपने जनरल रिएक्शन लिखना है। जनरल रिएक्शन में आप लिखेंगे बेंजीन प्लस ब्रोमीन, एरो एरो के ऊपर आप लिखेंगे लिवस एसिड कैटलिस्ट दैट इज FeBr3 और प्रोडक्ट में होगी हेलोजन ब्रोमोबेंजीन और प्लस HBr। ठीक है, यहाँ जनरल रिएक्शन नहीं दिया गया, आपने जनरल रिएक्शन लिखना है। बेंजीन प्लस ब्रोमीन, कैटलिस्ट को एरो के ऊपर लिखेंगे और फिर ब्रोमोबेंजीन प्लस HBr बन जाएगा। अब यहाँ पर इसका मैकेनिज्म दिया गया है। इस केस में बच्चों हमने लिवस एसिड कैटलिस्ट लेना है जो कि FeBr3 होता है, FeCl3 हो सकता है, AlCl3 हो सकता है। ये सारे क्या है, लिवस एसिड कैटलिस्ट हैं। अब लिवस एसिड कैटलिस्ट का क्या फंक्शन है, लिवस एसिड कैटलिस्ट ब्रोमीन या हेलोजन मॉलिक्यूल्स के साथ रिएक्ट करेगा। यहाँ से एक ब्रोमीन को एज अ नेगेटिव अपने साथ कर लेगा, ये बन जाएगा FeBr3। Br आप इसको इकट्ठा लिख सकते हैं, FeBr4 नेगेटिव। ठीक है, ये क्या है एक्चुअल में FeBr4 नेगेटिव और ये ब्रोमीन पॉजिटिव सेपरेट हो जाता है। ठीक है, अब कैटलिस्ट क्या करता है, वो एक पावरफुल इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करता है। यानी अगर ये दोनों ब्रोमीन इकट्ठी हैं तो ब्रोमीन जो है बेंजीन रिंग के साथ बॉन्ड फॉर्म करने में उसे डिफिकल्टी होगी, इजीली बॉन्ड फॉर्म नहीं होगा। लेकिन जब ये ब्रोमीन पॉजिटिव बन जाएगा तो बेंजीन रिंग के जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इजीली आके इस पे अटैक कर सकते हैं। तो कैटलिस्ट का फंक्शन जस्ट क्या है, टू क्रिएट अ पावरफुल इलेक्ट्रोफाइल। अब बेंजीन रिंग के पाई इलेक्ट्रॉन्स इस इलेक्ट्रोफाइल के साथ आके अटैच हो जाएंगे, ये रिंग ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो जाएगा, यानी ये क्या बन जाएगा, FeBr4 नेगेटिव। आपने इसको इकट्ठा लिखना है बच्चों, FeBr4 और ऊपर नेगेटिव साइन लगा देना है। अब ये ब्रोमीन ने पाई इलेक्ट्रॉन्स यूज कर लिए बच्चों, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अब ये वही जो मैंने आपको बार बार बताया है, ये सिग्मा कॉम्प्लेक्स है या अरेनियम आइन है या फिर साइक्लोहेक्साडाइइनाइल केटाइन है। ठीक है, फर्स्ट स्टेप में ये बन गया। अब सेकंड स्टेप में बेस जो है वो यहाँ से प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करेगी और बेस कौन सी बेस प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करेगी,
यही वाली बेस जो FeBr4 नेगेटिव है वही यहाँ पे प्रेजेंट होगी। FeBr4 जो है वो एक ब्रोमीन नेगेटिव आयन उससे लैदा हो जाएगा और वहाँ यहाँ से प्रोटॉन ले लेगा और HBr फॉर्म कर देगा। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन पेयर दोबारा यहाँ पर जाएगा, बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा और बेंजीन रिंग की रेजोनेंस यानी एरोमेटिसिटी दोबारा से रिकवर हो जाएगी। इस तरह हमारे पास ब्रोमोबेंजीन आ जाएगी प्लस HBr प्लस FeBr3 जो हमने कैटलिस्ट यूज किया था स्टार्ट में, वो एट द एंड एज सच प्रेजेंट होगा। ये साइक्लोहेक्साडाइनाइल केटाइन का बच्चों पहले भी आपको बता चुकी हूँ कि ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ शिफ्ट हो सकता है और फिर ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ शिफ्ट हो सकता है, यानी जहां पर इलेक्ट्रोफाइल ने अटैक किया ये उससे ऑर्थो पोजीशन पे प्रेजेंट होगा और फिर पैरा पे और फिर नेक्स्ट ऑर्थो पोजीशन पे ये प्रेजेंट हो सकता है। तो ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, यानी एक ये स्ट्रक्चर है, दूसरी स्ट्रक्चर में यहाँ पॉजिटिव चार्ज होगा और थर्ड स्ट्रक्चर में यहाँ पर इन 3 रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स हैं इसकी। तो ये थी बच्चों हेलोजिनेशन ऑफ बेंजीन। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे फ्रेडल क्राफ्ट रिएक्शंस ऑफ बेंजीन। फ्रेडल क्राफ्ट रिएक्शंस बच्चों 2 टाइप्स के हैं, फ्रेडल क्राफ्ट एल्काइलेशन एंड फ्रेडल क्राफ्ट एसाइलेशन। तो पहले हम फ्रेडल क्राफ्ट एल्काइलेशन पढ़ते हैं। फ्रेडल क्राफ्ट एल्काइलेशन क्या होता है बच्चों, इसमें हम बेंजीन रिंग को ट्रीट करवाते हैं विद एल्काइल हैलाइड। कोई सा भी आप एल्काइल हैलाइड यहाँ पे ले सकते हैं, मिथाइल हैलाइड, इथाइल हैलाइड, प्रोपाइल हैलाइड। बेंजीन रिंग को एल्काइल हैलाइड से ट्रीट करवाएंगे अगेन इन द प्रेजेंस ऑफ लिवस एसिड कैटलिस्ट एट 0 सेंटीग्रेड। तो ये जो एल्काइल ग्रुप है ये आके बेंजीन रिंग पे अटैच हो जाएगा प्लस HCl फॉर्म हो जाएगा। अब एल्काइल ग्रुप आके इंट्रोड्यूस हुआ है इसलिए हम इसको कहते हैं फ्रेडल क्राफ्ट्स एल्काइलेशन बाय द नेम ऑफ साइंटिस्ट हु डेवलप्ड दिस रिएक्शन। कि हम बेंजीन को एल्काइल हैलाइड से ट्रीट करवाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ लिवस एसिड कैटलिस्ट, तो हमारे पास एल्काइल बेंजीन बनेगी प्लस HCl। गैस है, इजीली वहां से रिएक्शन मिक्सर से रिमूव हो जाएगी। अब यहाँ भी कैटलिस्ट का क्या फंक्शन है बच्चों, कैटलिस्ट का वही फंक्शन है जो अभी पीछे हमने हेलोजिनेशन में पढ़ा है कि AlCl3 यहाँ से क्लोरीन को रिमूव करेगा, क्लोराइड को रिमूव करेगा, यानी यहाँ से क्लोरीन जो है वो विद इलेक्ट्रॉन पेयर्स यहाँ से रिमूव होगी और कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, यानी कार्बोकेटाइन फॉर्म हो जाएगा। अब ये कार्बोकेटाइन जो है ये पावरफुल इलेक्ट्रोफाइल है, यानी इजीली बेंजीन के जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है वो आके इसके साथ यहाँ पर अटैच हो जाएंगे। जो लेकिन जब तक इस पे पॉजिटिव चार्ज नहीं है तो इसका रिएक्शन बेंजीन के साथ नहीं होगा या बहुत ही स्लो होगा। अब नेक्स्ट हम इसका मैकेनिज्म देखते हैं कि कैटलिस्ट ने फर्स्ट कार्बोकेटाइन फॉर्म कर दिया, ये कार्बोकेटाइन है और ये टर्शरी कार्बोकेटाइन है। और बच्चों मेरा ख्याल है आप लोग जानते हैं सब कि टर्शरी कार्बोकेटाइन जो होता है वो मोस्ट स्टेबल होता है। अच्छा, अब पाई इलेक्ट्रॉन जो बेंजीन रिंग के हैं वो आके इस कार्बन के साथ अटैच होंगे और जो एडजेसेंट कार्बन है उस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, ये देखिए। तो अब हम इसको कहेंगे सिग्मा कम्प्लेक्स, अरेनियमाइन और साइक्लोहेक्साडाइइनाइल केटाइन, ये तीनों एक ही चीज के डिफरेंट नेम्स हैं। ये ग्रुप अटैच हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप ने बेस ने यहाँ से प्रोटॉन रिमूव करना है, इलेक्ट्रॉन ने दोबारा यहाँ पे आना है और वो बेस कौन सी है, AlCl4 माइनस, जो कैटलिस्ट ने क्लोराइड आयन एक्सेप्ट करके बनाई AlCl4 नेगेटिव वो बेस है। अब यहाँ से दोबारा क्लोराइड आयन रिमूव होगा और वो यहाँ से प्रोटॉन को रिमूव करके HCl बना देगा प्लस कैटलिस्ट एज सच हमारे पास आ जाएगा जैसे स्टार्ट ऑफ रिएक्शन में था और हमारे पास एल्काइल बेंजीन आ तो ये है बच्चों टर्शरी ब्यूटाइल बेंजीन, क्योंकि ये ग्रुप जो है ये टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप है तो ये हमारे पास आ गई टर्शरी ब्यूटाइल बेंजीन। फर्स्ट स्टेप स्लो है बट सेकंड स्टेप फास्ट है, तो यही स्टेप जो है ये रेट डिटरमिनिंग स्टेप है। अब बच्चों फ्रेडल क्राफ्ट्स एल्काइलेशन में हम एल्काइल हैलाइड की बजाय, यानी यहाँ पर हमने एल्काइल हैलाइड यूज किया था उसकी बजाय हम अल्कोहल्स और एल्कीन्स को भी यूज कर सकते हैं एज एल्काइलेटिंग एजेंट्स, यानी बेंजीन रिंग में एल्काइल ग्रुप इंट्रोड्यूस करने के लिए हम एल्काइल हैलाइड यूज कर सकते हैं। इसके अलावा हम अल्कोहल्स यूज कर सकते हैं और हम एल्कीन्स भी यूज कर सकते हैं। अल्कोहल्स और एल्कीन्स को हम क्यों यूज कर सकते हैं एज एल्काइलेटिंग एजेंट, क्योंकि ये दोनों जो हैं कंपाउंड्स ये भी कार्बोकेटाइंस फॉर्म कर लेते हैं। तो कार्बोकेटाइन फॉर्म हो जाएगा तो हमें नेक्स्ट फिर कार्बोकेटाइन ही चाहिए, इसलिए हम अल्कोहल और एल्कीन को यूज करते हुए भी बेंजीन रिंग की एल्काइलेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट है बच्चों फ्रेडल क्राफ्ट्स एसाइलेशन। फ्रेडल क्राफ्ट एसाइलेशन में क्या है बच्चों, हम एसाइल ग्रुप इंट्रोड्यूस करवाते हैं। एल्काइलेशन में एल्काइल ग्रुप इंट्रोड्यूस हुआ था बट
एसाइलेशन में हम एसाइल ग्रुप इंट्रोड्यूस करवाएंगे, और एसाइल ग्रुप इंट्रोड्यूस करवाने के लिए हम बेंजीन रिंग को ट्रीट करवाएंगे या तो एसिड हैलाइड के साथ या फिर एसिड एनहाइड्राइड के साथ। और कैटलिस्ट इसमें भी सेम होगा, लिवर्स एसिड कैटलिस्ट। अब हम मैकेनिज्म इसका देखते हैं। एसिड हैलाइड है ये बच्चों। एसिड हैलाइड कैसे हम ऑब्टेन कर सकते हैं, ये आप लोग पढ़ चुके हैं। एसिड हैलाइड जो है वो डेरिवेटिव ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो एसिड को अगर हम थायोनाइल क्लोराइड से ट्रीट करवाएं तो वो एसिड हैलाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। अब एसिड हैलाइड को एल्यूमिनियम क्लोराइड से करवाएंगे तो एल्यूमिनियम क्लोराइड यहाँ से एक क्लोरीन रिमूव कर लेगा, पीछे कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और हमारे पास AlCl4 नेगेटिव बच जाएगा। अब ये एसाइलियम आयन है या एसाइल केटाइन आप इसको कह सकते हैं, जैसे कार्बोकेटाइन था। अब यहाँ पर C डबल बॉन्ड O है, इसलिए ये क्या है, एसाइल केटाइन। अब ये एसाइल केटाइन जो है वो बेंजीन रिंग के साथ आके अटैच होगा बाय यूजिंग पाई इलेक्ट्रॉन्स, और एडजेसेंट कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ये अटैच हो गया, यहाँ पर ये हाइड्रोजन है, ये सिग्मा कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो गया। ये पहला स्टेप स्लो था। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होना है, बेस ने इस प्रोटॉन को रिमूव करना है। तो बेस हमारे पास ये प्रेजेंट है AlCl4, वो इस प्रोटॉन को यहाँ से रिमूव करेगी। ठीक है, इसने इस क्लोराइड को छोड़ा, लीव किया, तो ये यहाँ से प्रोटॉन लेके HCl बना देगी और प्लस AlCl3 कैटलिस्ट, और ये हमारे पास प्रोडक्ट आ गया। और ये क्या है, फ्रेडल क्राफ्ट एसाइलेशन है कि एसाइल ग्रुप इंट्रोड्यूस हुआ है। यहाँ पे देखिए अब एल्काइल ग्रुप इंट्रोड्यूस नहीं हुआ, एसाइल ग्रुप इंट्रोड्यूस हुआ है। अब इसका अगर हम नाम लिखना चाहें तो इसमें 1 पोजीशन पे फिनाइल है और 1 प्रोपेनोन है। ठीक है, या आप इसको इथाइल फिनाइल कीटोन भी कह सकते हैं, इथाइल फिनाइल कीटोन भी कह सकते हैं। अब नेक्स्ट हमने देखनी है बच्चों लिमिटेशंस ऑफ फ्रेडल क्राफ्ट्स रिएक्शंस। फ्रेडल क्राफ्ट एल्काइलेशन जो है उसकी जो लिमिटेशंस हैं, उसकी लिमिटेशन ये है कि जब हम मिथाइल ग्रुप इंट्रोड्यूस करवा देते हैं बेंजीन रिंग में, तो जो मिथाइल ग्रुप है वो एक एक्टिवेटिंग ग्रुप है, वो बेंजीन रिंग को फर्दर एक्टिवेट कर देता है, यानी उसकी रिएक्टिविटी को इंक्रीज कर देता है। अब जब रिएक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है तो रिएक्शन जो है वो मोनो एल्काइलेशन स्टेज पे स्टॉप नहीं होता, फर्दर उसकी एल्काइलेशन होती जाती है और न्यू एल्काइल ग्रुप जो है वो ऑर्थो पोजीशन पे आ सकता है या फिर पैरा पे आ सकता है। और अगर ऑर्थो और पैरा पे आ गया तो फिर नेक्स्ट ऑर्थो पे आ सकता है। तो फर्दर जो है वो पॉली एल्काइलेशन प्रोडक्ट्स बनते हैं, यानी इस केस में एक से ज्यादा प्रोडक्ट्स बनते हैं जिनको सेपरेट करना मुश्किल होता है। तो ये इस रिएक्शन की लिमिटेशन है कि इसमें एक से ज्यादा प्रोडक्ट्स बनते हैं जिनको हम इजीली सेपरेट नहीं कर सकते। तो ये इस रिएक्शन की लिमिटेशन है। अब इस लिमिटेशन को हम ओवरकम कैसे कर सकते हैं, इसको ओवरकम हम इस तरह कर सकते हैं कि हम बेंजीन को एक्सेस में लें। ठीक है, बेंजीन को हम एक्सेस में लें तो फिर जो बेंजीन है उसकी ही एल्काइलेशन होती जाएगी। ठीक है, इसकी लिमिटेशन के लिए आपने बेंजीन को एक्सेस में लेना है। अब इसकी सेकंड लिमिटेशन क्या है कि इसमें हमने देखा था स्टार्ट में कि कार्बोकेटाइन बनता है। तो कार्बोकेटाइन जब बनता है, अगर तो बच्चों वो टर्शरी है तो ठीक है, वो स्टेबल है। लेकिन अगर वो प्राइमरी कार्बोकेटाइन बन रहा है, जैसे इस केस में अगर हम यहाँ पर प्रोपाइल हैलाइड लें, यहाँ से क्लोरीन रिमूव होगी तो प्राइमरी कार्बोकेटाइन बनेगा। प्राइमरी कार्बोकेटाइन स्टेबल नहीं होता, वो रीअरेंजमेंट से सेकेंडरी में कन्वर्ट हो जाता है, यानी यहाँ से हाइड्रोजन इधर आ जाएगी और यहाँ कार्बोकेटाइन यानी सेकेंडरी कार्बोकेटाइन बन जाएगा। तो इस तरह एक से ज्यादा प्रोडक्ट्स बनेंगे। प्रोपाइल ग्रुप भी बेंजीन रिंग पे इंट्रोड्यूस हो सकता है और आइसोप्रोपाइल भी इंट्रोड्यूस हो सकता है जो सेकेंडरी कार्बोकेटाइन से बनेगा। बल्कि इधर देखें जो 35% एन प्रोपाइल बेंजीन बनी है और 65% आइसोप्रोपाइल बनी है, यानी जो प्राइमरी कार्बोकेटाइन था वो फौरन से किस में कन्वर्ट हो गया, सेकेंडरी में, बाय शिफ्टिंग ऑफ जस्ट 1 प्रोटॉन। और जो सेकेंडरी का प्रोडक्ट है उसकी परसेंटेज ज्यादा है। तो ये भी इस रिएक्शन की लिमिटेशन है कि अगर हम एन प्रोपाइल बेंजीन बनाना चाह रहे हैं तो उससे आइसोप्रोपाइल बेंजीन बन जाएगी। नेक्स्ट है बच्चों, हमने अगर इसी की एक और एग्जांपल है, ये कंपाउंड हमने लिया, ये बच्चों इसका नाम है आइसोब्यूटाइल क्लोराइड। ठीक है, ये थोड़ी सी मिस्टेक है बच्चों, यहाँ पे अपने नाम को ध्यान से देखना है कि ये आइसोब्यूटाइल ग्रुप है। ठीक है, ये एन प्रोपाइल ग्रुप नहीं है, ये आइसोब्यूटाइल है, CH2CH, और इस CH के साथ 2 CH3 ग्रुप लगे हुए हैं, एक साइड पे लगा हुआ है और एक ऊपर लगा हुआ है, 2 CH3 है। तो ये आइसोब्यूटाइल क्लोराइड है। अब वैसे तो यहाँ से क्लोरीन रिमूव होगा तो ये कार्बोकेटाइन कौन सा होगा, प्राइमरी। लेकिन फौरन से ही यहाँ से प्रोटॉन इधर आएगा और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, यानी ये टर्शरी कार्बोकेटाइन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर वो कह रहे हैं कि ओनली प्रोडक्ट इसमें ये बनता है जो कि टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप यहाँ पर इंट्रोड्यूस हो गया। हालांकि हमने जो लिया था वो आइसोब्यूटाइल क्लोराइड था,
आइसोब्यूटाइल ग्रुप को यहाँ इंट्रोड्यूस होना चाहिए था, लेकिन आइसोब्यूटाइल में जो कार्बोकेटाइन है दैट इज प्राइमरी कार्बोकेटाइन, वो फौरन से टर्शरी में कन्वर्ट हो जाएगा जस्ट 1 प्रोटॉन के ट्रांसफर से। तो सारा जो प्रोडक्ट है वही बनेगा जो टर्शरी कार्बोकेटाइन से होगा, यानी टर्शरी ब्यूटाइल बेंजीन इसका ओनली प्रोडक्ट होगा। तो इस लिमिटेशन को कम करने के लिए हम ये कर सकते हैं बच्चों कि हम एल्काइल की बजाय एसाइल ग्रुप इंट्रोड्यूस करवा दें, यानी प्रेडल क्राफ्ट एसाइलेशन करवा दें, क्योंकि उसमें कार्बोकेटाइन उसी कार्बन पे बनेगा जिसके साथ ऑक्सीजन है, और फिर हम फर्दर उसकी रिडक्शन से सी डबल बॉन्ड को CH2 में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये नेक्स्ट मेथड उन्होंने दे दिया कि हम स्ट्रेट चेन अगर हमने एन प्रोपाइल बेंजीन बनानी है तो हम एल्काइल हैलाइड से नहीं बना सकते, क्योंकि उसमें रीअरेंजमेंट हो जाएगी कार्बोकेटाइन की। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इसके लिए अगर हम बेंजीन को एसिड हैलाइड से ट्रीट करवा दें, ये इथाइल ग्रुप इंट्रोड्यूस हो गया। इसके बाद हम इसकी जिंक अमलगम और HCl से रिडक्शन करवा सकते हैं। ये 2 टाइप्स की हमारे पास रिडक्शन मेथड्स हैं जिनसे हम C डबल बॉन्ड O को CH2 में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये है क्लेमेंसेस रिडक्शन एंड वुल्फ किश्नर रिडक्शन। इन दोनों रिडक्शंस का रिजल्ट ये है कि जहां भी C डबल बॉन्ड O ग्रुप हो वो CH2 में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, एक जिंक अमलगम इन HCl है, दूसरा हाइड्राजीन इन सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो इन दोनों रीजेंट्स से C डबल बॉन्ड O CH2 में कन्वर्ट हो सकता है। तो ये जो दूसरी लिमिटेशन है रीअरेंजमेंट वाली, वो हम इससे कवर फ्रेडल क्राफ्ट की एल्काइलेशन की लिमिटेशन है, तो उसको हम एसाइलेशन से रिमूव कर सकते हैं कि हम एसाइल ग्रुप इंट्रोड्यूस करवा के उसकी रिडक्शन करवा दें। तो इस तरह जो है वो स्ट्रेट चेन हमारे पास एरीन्स भी आ जाएंगी जिनके साथ ऐसी बेंजीन जिसके साथ स्ट्रेट चेन एल्काइल ग्रुप लगा हो। इसलिए इसमें ये जो एसाइल इसाइलियम आयन बनता है इसमें रीअरेंजमेंट नहीं होती। एल्काइल कार्बोकेटाइन में रीअरेंजमेंट होती है, लेकिन इसमें किसी तरह की रीअरेंजमेंट नहीं होती। इसलिए प्रोडक्ट बनने में कोई एम्बिग्युइटी नहीं, प्रॉपर एक ही प्रोडक्ट इसमें बनेगा। जी बच्चों, अल्लाह हाफिज एंड थैंक यू।